जय श्री श्याम। मैं ईशा था तीसरा सुनील शर्मा। उम्र कोई 37-38 वर्ष और पहचान 14-12 वर्ष के दो प्यारे बच्चों की माँ। हाँ, समझती हूँ कि पहले भी पत्नी हुई फिर माँ, पर जीवन की चापादापी में पत्नी होना कुछ खास महसूस ही नहीं हुआ। सभी के आशीर्वाद से विवाह हुआ मेरा एक कुलीन आकर्षक युवक से, और सभी नव विवाहितों की तरह घूमने फिल्म देखने भी जाते थे। न हम पर साड़ी और ऊंची हील पहनने में कभी इनके कदम से कदम नहीं मिला पाई, और धीमा चलना शायद इन्हें आता ही न था। मुझे चाय चढ़ाकर कदम पर बढ़ चले सुनील को उठाने, पानी, टावल और अखबार रखकर चाय का बुलावा दे दिया उन्हें रोज की तरह। और ये सौरभ अंकिता भी ना रोज इतना परेशान करते हैं, ना उठने में। अभी बस निकल जाएगी तो सुनील को इन्हें स्कूल छोड़ने जाना पड़ेगा, और सुबह सुबह ही मूड खराब हो जाएगा उनका। उठो बेटे, चलो जल्दी करो। 1 मिनट मम्मी, बस 1 मिनट। फटाफट सबका टिफ़िन पैक किया और लग गई बेतरतीब से कमरों को संवारने। काश ज़िंदगी भी ऐसे ही संवर जाती। बाहर से देखने पर तो सब ठीक ही लगता है, पर भीतर रोज़ को दरकता सा है। वे आवाज़, कहीं कुछ टूटता है, फिर जुड़ जाता है अपने आप, और फिर चल पड़ती है ज़िंदगी अपनी ही रफ्तार से। इन सबके जाने से आज सुनील को भी जल्दी जाना था किसी काम से। क्या पता क्या काम, शायद बताना भूल गए होंगे। हाथ में चाय का मग पकड़े मैं चल पड़ी अपनी तैयारी पर। बस बाई समय पर आकर सब काम कर दे तो सब संभला है। मुझे भी तो निकलना है कुछ देर में। लो आ गई कांता गुहार लगाती। बीबी जी, सर दर्द हो रहा है, चाय पिला दो आज पहले। समझ गई आज फिर पति के क्रोध का निशाना बनकर आई है ये। पर कुछ कह सुनकर भी तो कोई फ़ायदा नहीं। हमारे समाज में बहुत कुछ बस घटता है बिना कारण, बिना किसी हल। अपने हाथ का मग उसे पकड़ाया, एक डिस्प्रिन दी और नहाने चल दी। मैं अलमारी खोलकर बरबस ही हाथ आ गई ये गुलाबी साड़ी। कम ही पहन पाती हूँ साड़ी आजकल, इतनी अफरा तफरी में बस किसी तरह तैयार होकर निकलना भी किसी युद्ध से कम नहीं। पर आज कुछ मिनट हैं मेरे पास। क्या अपने लिए तैयार होकर आज बाल क्लच में नहीं बांधे मैंने, बल्कि एक ढीली सी चोटी करके छोड़ दी। और ये क्या, ये चांदी का ब्रेसलेट, इसे तो जैसे भूल गई थी मैं। आज इसे ही पहन लेती हूँ। फटाफट बिंदी, सिंदूर, घड़ी पहनकर जब बाहर निकली तो कांता बोल पड़ी, आज क्या है बीबी जी, अच्छी लग रही है आप। तब एहसास हुआ कि जिम्मेदारियों को निभाते निभाते खुद को कहीं भूल गई हूँ मैं। आज अचानक 10 मिनट खुद को दिए तो मुस्कुरा कर वापस कमरे में गई और लगाई गुलाबी लिपस्टिक और अपना पसंदीदा इत्र। अपनी निर्धारित ट्रेन के रोज वाले कोच में चढ़ चुकी मैं, और हल्की सी गर्दन हिलाकर कुछ लोगों का अभिवादन करते, कुछ अलग हूँ मैं क्या आज। तो फिर ये लोग अलग से क्यों लग रहे हैं आज। मुझे आज क्या बदल गया है। समय पर हूँ मैं, असल में हमेशा ही रहती हूँ। पसंद ही नहीं देर से आना और किसी की कोई ऊंची नीची बात सुनना। अक्सर सुनील कह उठते हैं कि क्यों इतनी जल्दी में रहती हो, अगली ट्रेन भी पकड़ लो, पहुँच जाओगी। क्या बोलूँ उन्हें। खैर लिफ्ट का बटन दबाया और अपनी फ्लोर पर पहुँचकर फिर चौकी में, क्योंकि भोला जी बोले, हैप्पी बर्थडे मैडम जी। ये भोला जी कहने को तो चपरासी हैं हमारे यहाँ, पर इनकी उम्र का लिहाज करके मैं इन्हें दादा या भोला जी ही कहती हूँ। अरे नहीं दादा, आज कोई जन्मदिन नहीं है मेरा। मेरे ऐसा कहते ही कुछ अविश्वास से देख दिया उन्होंने मुझे, जैसे अपने मिठाई के पैसे बचाना चाहती हूँ मैं। औरों की तरह हंसकर अंदर पहुँची तो सभी की नज़रों में एक लक्ष्मी, अरे मेरा मतलब एक अच्छी लग रही हो का भाव दिखा मुझे। रीना और मानवी तो पीछे ही पड़ गई। बता बात क्या है। लो अब तो ठीक से तैयार होकर आना भी गुनाह हो गया है यहाँ। पूरे दिन एक नसों में एक अलग ही स्फूर्ति रही। आज थकान और गर्मी कुछ कम है ना आज। वापसी ट्रेन में फिर वही रोज का सा हाल, कोई संगीत सुनकर तो कोई मोबाइल में गेम खेलकर अपनी थकान मिटा रहा था, और मैं रोज की तरह खिड़की से बाहर गुजरती हुई जिंदगी को देखती न जाने किस शून्य में खोई हुई थी। तभी एक अपरिचित किंतु भला सा स्पंदन हुआ, और जब कोई बोला, मुझे नहीं पहचानती हो ये नाइसा। मुड़कर देखा तो मैं आंसू, कॉलेज में तुम्हारा सीनियर। जैसे अचानक अतीत का कोई झरोका सा खुल गया और याद आ गया मुझे मेरा वो रूप, जहाँ किताबें थीं, लेखन था, साहित्य, चर्चाएं थीं और समाज का सही दिशा देने का युवा इरादे थे। सहसा मेरे मुंह से निकला, कितना बदल गए हो तुम। सॉरी आप। मेरा इशारा शायद उनकी फ्रेंच कट दाढ़ी, बड़े चश्मे और चांदी भरे बालों की तरफ था, पर जो नहीं बदली थी वो उनकी
वो उन्मुक्त हंसी, और इतने दिनों के मूक सफ़र में कभी नहीं देखी थी। संकोच में सिमट सी गई मैं। आज गुनगुनाते हुए घर में गिर घुसी और रोज़मर्रा के कामों में जुट गई। सबके सो जाने के बाद आज पुराने एल्बम लेकर बैठ गई मैं। शादी की सभी रस्मों को फिर से जीती हुई मैं पापा मम्मी के उन शब्दों को बुन रही थी। इतना अच्छा लड़का सामने से रिश्ता आया और कोई मांग भी नहीं है उनकी। तू सबसे बड़ी है, एक जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी और शादी के बाद तेरी पढ़ाई जारी रखने से भी ऐतराज़ नहीं है इन्हें। रेखा मेरी छोटी बहन तो जैसे दीवानी हो गई थी सुनील की फ़ोटो देखकर, पर भाई के छोटे से माथे पर चिंता की लकीरें थी। सब सही तो होगा ना। सगाई बड़ी सादगी से हुई और समय पंख लगाकर उड़ चला और लो विवाह भी हो गया देखते देखते। नए जीवन के नए सपने संजोती में कुछ विस्मित, कुछ चमत्कृत बढ़ चली एक नई डगर पर। उनके साथ कदम से कदम मिलाने की चाह में बहुत जल्दी सीख लिया कि साथ नहीं चल सकूंगी मैं, क्योंकि हमारी चाल कुछ अलग है। और दूसरे से क्षोभ, कुंठा और दर्द को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर मैंने। और समझा जीवन का सार कि जो जैसा है, जितना है अच्छा है, यही नियति है। सबके बीच पढ़ना जारी रखा और शिक्षा विभाग में नौकरी भी। बस जो पीछे छूट गया वो था मेरा स्वयं, मेरे अंतर का जो व्यक्ति, जो ईसा था। श्रीमती ईसा शर्मा नहीं, आज सोना नहीं है क्या? आंखें मलते सुनील ने पीछे से आकर पूछा। वर्तमान में प्रवेश करती उठ खड़ी हुई, इन्हें पानी का गिलास दिया। सभी पत्नियां ऐसी ही होती हैं ना, मैं कोई अलग थोड़ी ना हूँ। अब बहुत सी बातें होती हैं आंसू के साथ, अतीत की, वर्तमान की और फिर से देश के भविष्य की। यही जीवन है, यही संसार है। पर रोज के इस सफ़र में बहुत कुछ जीने लगे थे हम दोनों। अपने ईसा होने का फिर से एहसास करा रहा था वो मुझे, और मैं इस सुखद एहसास में उसके साथ खुश थी। आने वाले तूफान से पूरी तरह अनभिज्ञ, जब भी गुनगुनाती या मुस्कुराते हुए कुछ काम करती तो सहसा ही सुनील की नज़रें उड़ जाती मेरी तरफ, एक विस्मय, एक प्रश्न चिन्ह के साथ, और मैं सकपका जाती जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। बेमतलब ही उनको संदेह के सांपों ने घेरना शुरू कर दिया था और मैं भी इस सबसे नितांत अनजान। अब मेरे तैयार होते समय टीवी या अखबार में नहीं घेरते सुनील, बल्कि खामोश से देखा करते, कभी कपड़ों को, कभी श्रृंगार बोल उठते। उन बड़े दिनों बाद पहना तुमने ये खास बात में हल्की सी गर्दन हिलाकर नकार देती और वो बस देखते रहते। जाने कितने संशय दिल में लिए आज अचानक मुझे लेने में मेरे स्टॉप पर आ गए। सुनील और मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं। मेरा विस्मय भी अजीब लगा उन्हें, पर क्यों, चलो छोड़ो, होगा कुछ। अपने नियत कामों से फारिग होकर जब शयन कक्ष में पहुंची तो जाग रहे थे वो। कुछ इधर उधर की बातें होती रहीं, फिर अचानक ही बोल पड़े, और तुम्हारे स्टाफ में सब वही लोग हैं या कोई नया आया? चौंक कर मैंने कहा, ऐसा तो कोई खास नहीं, पर जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हुई मुझे। फिर अपने अंदर की आशंका को दबाकर मैंने सोचा, नहीं नहीं, अब तो बदल गए हैं। अब थोड़ी ना करवटें बदलते बदलते सोते जागते हो गई और रोज़ का रूटीन हो गया। इनके चले जाने के बाद कुछ बेचैनी सी हो रही थी। आज अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा करते समय जाने कैसे विचार आ रहे थे। कुछ कसमसाहट सी महसूस हो रही थी। खैर, चढ़ी अपनी कोच में और रोज़ की तरह मुस्कुराकर अभिवादन किया लोगों का। आंसू की गुड मॉर्निंग का जवाब देकर जैसे ही बैठी, दिल जैसे निकल कर हलक में आ गया। एक अनजानी आशंका पहचाने से दर्द ने दिल को घेर लिया। सामने से सुनील आ रहे थे, पर जैसे कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे पा रही थी, बस मूक पत्थर हो गई थी। इतने वर्षों बाद फिर से मेरी मनोस्थिति से अनजान आंसू ने रोज़ की तरह बातों को सिलसिला शुरू कर दिया था, और लोगों को बीच से हटाते सुनील मेरी ओर बढ़ रहे थे। तो ये है वो कटाक्ष। साथ मेरे बगल में बैठ गए वो। आश्चर्यचकित आंसू बोल पड़े, माफ़ कीजिएगा, किंतु। पर उसके आगे वो नहीं। सुनील बोले, जनाब, अगर आपकी आज्ञा हो तो अपनी खुद की पत्नी से दो बात कर लूँ मैं। सकपका कर चुप हो गए। आंसू बेहद विस्मित मेरी आंखों के पानी पर जो पलकों पर ही ठहरा हुआ था। खुद को संभाल कर दोनों को परिचय कराया मैंने। ट्रेन रुकी और उतर गए हम दोनों अपने घर जाने के लिए। इतना गहरा सन्नाटा किसी तूफान का अंदेशा है, ये जानती हूँ मैं, और शायद किस तूफान का है ये भी। फिर भी रोम रोम से दुआ निकल रही थी कि नहीं ईश्वर, नहीं, अब नहीं। बच्चों के सोने के बाद आज कितना डर रही हूँ मैं अपने ही कमरे में जाने से। ऐसा नहीं कि जो होने वाला है वो पहली बार है, पर फिर भी बड़े दिनों बाद, और शायद उस भाव को जीना सहना भूल चुकी हूँ मैं।
कुछ बेहद चुपते से शब्द बह रहे हैं मेरे आंसुओं में, और मैं निर्दोष होते हुए भी एक अपराधी सी खड़ी हूँ कटघरे में। पता नहीं क्यों सुनील इतना कड़वा बोलते हैं और इतने हल्के हो जाते हैं अपनी ही पत्नी के प्रति। शादी के बाद लगता था कि समय के साथ मुझे समझ जाएंगे और फिर ऐसा नहीं बोलेंगे, पर कुछ ऐसा कभी हुआ नहीं। सब ठीक है हमारे बीच, बस इनका विश्वास, इनका यकीन बेहद कमज़ोर है। अकारण शब्द कुछ नहीं कर पाते ऐसे में, और मेरे मौन को हमेशा मेरी स्वीकृत समझने का दम पाले हुए है। ये आज तक समझ नहीं आता कि पुरुष इतनी आसानी से कैसे कुठाराघात कर देता है स्त्री के चरित्र पर, उसके सम्मान पर, उसकी आत्मा पर। अपने माता पिता की अच्छी बेटी में, अपने भाई बहन के लिए उदाहरण, मैं अपने आदर्शों पर चलते हुए अचानक 21 वर्ष की अधकच्ची उम्र में सुनील की हो गई। मैं हर तरह से उनके बड़े कदमों और तेज चाल से कहीं पीछे छूटती चली गई। जब मुझे छत पर देखकर वो दूसरों की छत पर जाने क्या ढूंढते या किसी से हंसकर फ़ोन पर बात करते देख अजीब सा देखते, और हद तो तब हो जाती जब कोई मिस कॉल या ब्लैंक कॉल आ जाती, जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। और इस बीच की सौरभ अंकिता के आने से कुछ ठहराव आया था शायद, या मेरा खुद को भूल जाना ही ठहराव का कारण था। और आज जब मैंने खुद को संवारा तो वही सर्पदंश फिर से। आज तैयार नहीं हुई मैं, अपना पुराना कॉटन का सूट निकाला, बेतरतीब बालों को क्लच में समेटा, जैसे तैसे गुलाबी लिपस्टिक पीछे डाल दी अलमारी में, ताला लगाया घर पर। सामने खड़े हैं सुनील, देख रहे हैं मुझे जाते संवादहीन, एक शांति उनकी आंखों में और एक निश्चय मेरे हृदय में। चढ़ती ट्रेन में अभिवादन भी आंसू की नजरें उठी, मुझसे टकराई और चौंकी, और एक सन्नाटा पसर गया हमारे बीच। नम है उनकी भी आंखें लाचारी से, एक अजीब सी अपराध बोध से जिसका उनसे कोई संबंध भी नहीं। और उनके इस अपराध बोध पर मेरे सीने के दर्द को और भी बढ़ा दिया। नज़रें फेर ली मैंने, क्योंकि अब कहना क्या और सुनना क्या। कितनी देर लगती है लबों को यूं हिलने में, एक उंगली के उठने में और शब्दों के जहर होने में। क्यों इतनी आसानी से पुरुष किसी स्त्री के चरित्र पर हमला कर देता है। किसी भी स्त्री के लिए मूर्ख कहलाना उतना अपमानजनक नहीं जितना चरित्रहीन, क्योंकि चरित्र ही उसका गहना है और उसका सबसे कमज़ोर कोना, जिस पर कोई आघात सह नहीं पाती, बिखर जाती है। सदियों से पुरुष प्रधान समाज में औरतों के चरित्र पर अनलकर कुठाराघात किए गए हैं, और समाज मूक बधिर होकर बस तमाशा देखता रहा। अरे जिसने सीता को नहीं छोड़ा वो ईसा को क्या छोड़ेगा। और दोस्त तो स्त्री का भी है, क्यों सह जाती है वो ये सब, कभी परिवार के नाम पर, कभी परंपरा के नाम पर, तो कभी मूल्यों के नाम पर। यही सब सोच रही थी, ईसा के अचानक आंसू बोले, कल से मैं इस कोच में नहीं आऊँगा, या शायद इस ट्रेन में ही नहीं। यही उचित होगा, शायद तुम्हारे लिए अच्छा लगता है। अच्छा चलता हूँ, अपना ध्यान रखना, ईश्वर सब ठीक करेगा। कुछ फिर दरका, कुछ टूटा, और फिर टीस वही पुरानी। जय हिंद।